सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। लास्ट लेक्चर में अपन ने अनुलाभ वाला पॉइंट चालू किया था। लास्ट पॉइंट है ये सैलरी वाले चैप्टर का, अनुलाभ, परक्विजिट्स और पर्क्स। और मैंने आपको बताया था आयकर हेतु केवल वो सुविधाएं और लाभ या अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु और सुविधा के रूप में प्रदान किए जाते हैं और जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है। अगर किसी सुविधा या लाभ को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता तो उसको अनुलाभ के रूप में अपन नहीं जानेंगे, क्योंकि अपने को लगाना है टैक्स। तो अपन उन्हीं अनुलाभों को, उन्हीं सुविधाओं को, उन्हीं वस्तुओं के मूल्य को जोड़ पाएंगे जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है। तो अपन ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था अनुलाभों को। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य, टैक्सेबल, और ये सभी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री, कर मुक्त। और ये जो बीच में थे ये थे केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य। तो विशिष्ट कर्मचारी क्या होते हैं ये अपन जब ये पॉइंट करेंगे तब उस समय चर्चा करेंगे। इसमें अब मैंने आपको चालू किया था ये वाला पॉइंट, सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल अनुलाभ कौन से होते हैं। ऐसी सुविधाएं या ऐसे लाभ जिनको मुद्रा में मापा जा सके। तो उसमें अपन ने सबसे पहले ये चालू किया था किराया मुक्त मकान की सुविधा, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे ही ये पॉइंट एग्ज़ाम में आएगा सबसे पहले आप देखोगे सरकारी कर्मचारी है या अन्य कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी की दशा में क्या करना है वो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। एक बार फिर से फटाफट समझ लीजिए। सरकारी कर्मचारी को यदि असुसज्जित मकान मिला है या सुसज्जित मकान मिला है तो असुसज्जित मकान का तो हर स्थिति में निकालना पड़ेगा। असुसज्जित मकान की स्थिति में क्या होगा, सरकारी नियमों में वर्णित राशि, तो ये राशि आपको प्रश्न के अंदर दी जाएगी। और यदि कर्मचारी से कोई राशि वसूल की गई है किराया मुक्त मकान के रहने के लिए तो वो वसूल की गई राशि उसमें से घटा देंगे, बाकी की राशि अपन टैक्सेबल मानेंगे। सुसज्जित मकान यदि उसको मिला है तो उसमें असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य तो आएगा ही आएगा, प्लस यदि फर्नीचर इत्यादि जो भी सुविधाएं उसमें लगाई गई हैं उनकी लागत का 10% जोड़ देंगे। और यदि फर्नीचर इत्यादि जो भी उसमें लगाए गए हैं वो स्वयं के नहीं हैं, किराए पे लिए गए हैं, तो किराए की राशि उसमें जोड़ दी जाएगी। माइनस कर्मचारी से यदि कोई राशि वसूल की गई है तो वो घटा देंगे। अब अपनी आज के लेक्चर में अपने को बात करनी है ये अन्य कर्मचारियों की स्थिति में क्या काम करना है अपने को, अन्य कर्मचारी की स्थिति में कैसे मूल्यांकन करेंगे रेंट फ्री हाउस का। तो देखिए, अब इस चार्ट को वापस से समझिए। किराया मुक्त मकान की सुविधा, किराया मुक्त मकान की सुविधा में ये सरकारी कर्मचारी वाला अपन ने पॉइंट कर लिया था। अब ये आज ये वाला पॉइंट आपको पूरा समझना है। अन्य कर्मचारी की स्थिति के अंदर अपन किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, कैसे उसकी टैक्सेबल राशि अपन निकालेंगे। तो जब भी अन्य कर्मचारी का पॉइंट आएगा तो सबसे पहले आप देखोगे असुसज्जित मकान है या सुसज्जित मकान है। तो सुसज्जित मकान का जब भी आप निकालोगे तो पहले असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा, प्लस यदि फर्नीचर इत्यादि लगाया है और उसकी लागत दी हुई है प्रश्न में तो लागत का 10% जोड़ देंगे। और यदि लागत नहीं दे रखी, किराए पर लगाया गया है फर्नीचर इत्यादि, तो किराए पर लिए गए हैं तो किराए की राशि माइनस वसूल की गई राशि। तो ये पॉइंट तो एक कॉमन पॉइंट है जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। तो सुसज्जित मकान का जब भी पॉइंट आएगा तो असुसज्जित का तो पहले निकालना पड़ेगा। तो अब असुसज्जित मकान की स्थिति में आप क्या करेंगे वो समझिए। असुसज्जित मकान की स्थिति के अंदर अन्य कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों में तो सरकारी नियमों में वर्णित राशि ले लेते हैं और सरकारी नियमों में वर्णित राशि प्रश्न में दी गई होती है। तो ज़्यादातर आपका जो प्रश्न के अंदर पॉइंट पूछा जाएगा वो ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा अन्य कर्मचारी की स्थिति में। तो अन्य कर्मचारी की स्थिति में यदि असुसज्जित मकान उसको दिया है किराया मुक्त रहने के लिए, फ्री में रहने के लिए दिया है, तो अपन ये देखेंगे सबसे पहले कि जो मकान उसको दिया है रहने के लिए उस मकान का स्वामी नियोक्ता है या मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है। यदि मान लीजिए मकान का स्वामी नियोक्ता है, नियोक्ता का खुद का मकान है और नियोक्ता ने अपना खुद का मकान कर्मचारी को दे दिया रहने के लिए और उससे कोई किराए की राशि वो वसूल नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो मकान उसको किराया मुक्त रहने के लिए दिया गया है उस स्थान की आबादी कितनी है। और आबादी लेंगे 2001 की जनसंख्या के अनुसार। यदि आबादी 10 लाख है तो अलग नियम है, यदि आबादी 10 लाख से अधिक किंतु 25 लाख से कम है तो अलग नियम है, और यदि आबादी 25 लाख से अधिक है तो अलग नियम है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इस बात को। अन्य कर्मचारी का मतलब जो सरकारी कर्मचारी नहीं है,
केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं है, उसको अपन अन्य कर्मचारी की श्रेणी में लेंगे। अन्य कर्मचारी की श्रेणी में सबसे पहले देखेंगे असुसज्जित है या सुसज्जित मकान है। तो असुसज्जित और सुसज्जित में, सुसज्जित मकान में भी असुसज्जित का तो पहले निकालना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सुसज्जित में भी पहले असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य तो आएगा ही आएगा, प्लस उसमें फर्नीचर की राशि का लागत दे रखी है तो 10% जोड़ना है, लागत नहीं दे रखी, किराए पर लिया हुआ है तो किराए की राशि जोड़नी है, माइनस वसूल की गई राशि उसमें से घटानी है। तो यदि अन्य कर्मचारी को असुसज्जित मकान रहने के लिए दे रखा है और उस असुसज्जित मकान का स्वामी स्वयं नियोक्ता है, तो अपन ये देखेंगे कि जिस स्थान पर वो असुसज्जित मकान नियोक्ता ने कर्मचारी को रहने के लिए दिया है किराया मुक्त, वहाँ की आबादी कितनी है। यदि आबादी 10 लाख से कम है तो उसके वेतन के 7.5% के बराबर राशि अपन कर योग्य राशि मान लेंगे, उस सुविधा का मूल्य मान लेंगे और उसको अपन उसके वेतन में अनुलाभ के रूप में जोड़ देंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। यदि आबादी उस स्थान की 10 लाख से तो अधिक है किंतु 25 लाख से कम है, तो अपन वेतन के 10% के बराबर राशि को जो है अनुलाभ का मूल्य मान लेंगे और वो उसके वेतन में अनुलाभ के रूप में जोड़ देंगे। किराया मुक्त मकान की सुविधा के बदले में वेतन के 10% के बराबर राशि जोड़ दी जाएगी। और यदि आबादी 25 लाख से अधिक है तो वेतन के 15% के बराबर राशि जोड़ दी जाएगी। तो जब भी असुसज्जित मकान अन्य कर्मचारियों के लिए दिया गया तो सबसे पहले आप देखोगे स्वामी कौन है, नियोक्ता है। तो तुरंत आप देखोगे प्रश्न में आबादी दे रखी होगी कि जिस स्थान पे मकान दिया है उस स्थान की आबादी कितनी है। तो आबादी 10 लाख से कम है 7.5, 10 से 25 है 10%, 25 से ज़्यादा है तो 15%। ये 7.5%, 10% और 15% किसका लेना है, वेतन का। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह आ जाती है कि वेतन का मतलब क्या। जहाँ भी वेतन का प्रतिशत निकालना है तो वहाँ वेतन का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ नोट लगा के मैंने ये बात लिखी हुई है कि वेतन का मतलब क्या है। वेतन में मूल वेतन तो आएगा ही आएगा, प्लस बोनस आएगा यदि बोनस मिला है कर्मचारी को तो, प्लस कमीशन सदैव। यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, कमीशन सदैव लेना है, चाहे बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के रूप में हो चाहे बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के रूप में ना हो, तो भी कमीशन सदैव लेना है। प्लस डीए महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता तभी लेना है यदि सेवा शर्तों के अधीन है तो, अन्यथा नहीं लेना है। प्लस सभी करयोग्य भत्ते, जितने भी उसको करयोग्य भत्ते मिले हैं वो सारे करयोग्य भत्ते उसमें जोड़ने हैं। व अंशतः करयोग्य भत्तों का करयोग्य भाग, जैसे आपको मैंने बताया था एक करयोग्य भत्ता था हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में कुछ राशि करमुक्त होती है, कुछ राशि करयोग्य होती है। तो उसकी जो करयोग्य राशि है, करयोग्य राशि वाला भाग है वो इसमें जुड़ेगा। तो सभी करयोग्य भत्ते व अंशतः करयोग्य भत्तों का करयोग्य भाग प्लस अन्य करयोग्य मौद्रिक प्राप्तियां, ये सारी चीज़ें जोड़ लेंगे वेतन के अंदर। और फिर वेतन का या तो 7.5% या वेतन का 10% या वेतन का 15% आबादी के हिसाब से। 10 लाख से कम है 7.5%, 10 लाख से अधिक 25 लाख से कम वेतन का 10%, 25 लाख से अधिक आबादी वेतन का 15%। तो ये मान लेंगे अपन असुसज्जित मकान का मूल्य। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न आता है, यदि मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है तो। अगर मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है तो नियोक्ता ने वो मकान कैसे ले रखा होगा, किराए पे ले रखा होगा। तो अपन क्या करेंगे, निम्न में से जो भी कम हो, निम्न में से जो भी कम हो, ये ध्यान रखना है, निम्न में से जो भी कम हो वही अनुलाभ का मूल्य होगा। या तो वेतन का 15% या नियोक्ता द्वारा चुकाई गई किराए की राशि, ये दोनों निकाल लेंगे अपन राशियाँ। इन दोनों में से जो भी कम होगी उसको अपन सुविधा का मूल्य मान लेंगे, किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य मान लिया जाएगा। तो अब यहाँ भी वही बात है, वेतन का 15% निकालोगे तो वेतन का मतलब तो यही है, मूल वेतन प्लस बोनस प्लस कमीशन सदैव प्लस डीए यदि सेवा शर्तों के अधीन है तो, प्लस सभी करयोग्य भत्ते व अंशतः करयोग्य भत्तों का करयोग्य भाग प्लस अन्य करयोग्य मौद्रिक प्राप्तियाँ, इनका सबका 15%। और नियोक्ता चूँकि उस मकान का स्वामी नहीं है तो नियोक्ता ने वो मकान कैसे ले रखा होगा, स्वयं ने किराए पे ले रखा होगा। यानी नियोक्ता ने मकान किराए पे लिया और लेने के बाद कर्मचारी को रहने के लिए दे दिया। और कैसे दे दिया, किराया मुक्त, यानी नियोक्ता उस कर्मचारी से कोई किराया नहीं ले रहा और उसका जो किराया है वो कौन पेमेंट कर रहा है, नियोक्ता पेमेंट कर रहा है। तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई किराए की राशि या वेतन का 15%, इन दोनों में से जो भी कम है उसका वो अपन
सुविधा का मूल्य मान लेंगे। तो इतना कोई टफ पॉइंट नहीं है, इजी पॉइंट है, समझने की बात है केवल। और यदि मकान है सुसज्जित, तो सुसज्जित मकान की तो एक ही शर्त है कि असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य पहले निकाल लो, और उसमें जो जो फर्नीचर लगा हुआ है या जो जो सुविधाएं लगी हुई हैं उन सारी सुविधाओं की यदि लागत दे रखी है तो लागत का 10% जोड़ दो, और यदि लागत नहीं दे रखी, किराए के ऊपर व्यवस्था की गई है सुविधाओं की, यानी फर्नीचर इत्यादि की सुविधा जो दे रखी है अंदर मकान के अंदर, जैसे मकान में सोफ़ा लगा रखा है, डबल बेड लगा रखा है, फ्रिज लगाया हुआ है, टीवी लगाया हुआ है, अगर उनकी लागत दी हुई है तो उनकी लागत का 10% जोड़ देंगे। किस में जोड़ दोगे? असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य उसमें। और यदि वो सारी सुविधाएं जो फर्नीचर इत्यादि है वो खरीदी हुई नहीं है, उनका लागत मूल्य नहीं दे रखा, तो वो किराए पे ली गई हैं, तो किराए की राशि जो चुकाई है वो राशि जोड़ देंगे, माइनस वसूल की गई राशि उसमें से अपन घटा देंगे, तो वो सुसज्जित मकान का आ जाएगा। तो सुसज्जित मकान का तो एक ही नियम है, चाहे वो अन्य कर्मचारियों के लिए हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी के लिए हो। सरकारी कर्मचारी की स्थिति में भी सुसज्जित का मकान का यही नियम था कि असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य प्लस फर्नीचर इत्यादि की लागत का 10% प्लस यदि किराए पर फर्नीचर इत्यादि लिए गए हैं तो किराए की राशि माइनस वसूल की गई राशि। और यही नियम यहाँ पर है, अन्य कर्मचारियों की स्थिति में है, असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य प्लस फर्नीचर इत्यादि की लागत का 10% प्लस यदि किराए पर लिए गए हैं तो किराए की राशि माइनस वसूल की गई राशि। तो मुख्य रूप से इसका मतलब ये हुआ कि आपको असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांक निकालना आना चाहिए। तो असुसज्जित मकान का एक बार वापस से समझ लीजिए। अन्य कर्मचारी की स्थिति में असुसज्जित मकान है तो मकान का स्वामी नियोक्ता है या नियोक्ता नहीं है। यदि मकान का स्वामी नियोक्ता है तो तुरंत आबादी देखोगे, आबादी के हिसाब से 7.5%, 10% या 15% वेतन का। यदि मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है तो वेतन का 15% या उसने जो नियोक्ता ने किराए की राशि चुकाई है, इन दोनों में से जो भी कम है वो ले लेंगे। और सरकारी कर्मचारी की स्थिति में तो बहुत आसान पॉइंट है, असुसज्जित मकान है तो सरकारी नियमों में वर्णित राशि माइनस वसूल की गई राशि। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये बात, हालांकि पिछले लेक्चर में अपन कर चुके हैं। सरकारी नियमों में वर्णित राशि माइनस वसूल की गई राशि, ये असुसज्जित मकान का मूल्य हो जाएगा और वो प्रश्न के अंदर दी जाएगी सरकारी नियमों में वर्णित राशि कितनी है। सुसज्जित मकान है तो पहले असुसज्जित का निकाल लेंगे, और असुसज्जित के मकान में यदि फर्नीचर वगैरह की लागत दे रखी है तो लागत का 10% जोड़ देंगे, लागत वगैरह नहीं दे रखी, किराए पे लिया हुआ है तो किराए की राशि माइनस वसूल की गई राशि जोड़ देंगे। तो ये पहली अनुलाभ था और सबसे इम्पोर्टेंट अनुलाभ था। इसके अलावा 11 अनुलाभ और हैं जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। बहुत आसान से पॉइंट हैं। ये अपना आप सैलरी का चैप्टर अंतिम चरण में है, अनुलाभों के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो थैंक यू वेरी मच।